हेलो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, तो सभी बच्चों ने वो अच्छे से किया होगा और उसके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए भाई, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक सेकंड वेक्टर हमारे पास है बी। उन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस हमें लगाना है, तो हम ए क्रॉस बी इसका कैलकुलेट करेंगे। तो ए क्रॉस बी को मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है, वो होता है आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में साइन थीटा। ये एज इट इज जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहां पर हम डिफाइन करेंगे क्रॉस को, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B and then the sin theta। और थीटा हमारे पास क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर A है, ये वेक्टर A है हमारे पास, सेकंड वेक्टर हमारे पास B है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तब क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया है। और इसका हमें फिजिक्स के अंदर, चाहे आपकी 11th क्लास हो चाहे कंप्लीट 12th क्लास हो, डायरेक्शन निकालने के लिए इस कंसेप्ट को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप सुने, समझें और उसको अप्लाई करें। अब हमारे पास जैसे ही हम ए क्रॉस बी को सोल्व करते हैं, तो ये तो चलो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, साथ में डायरेक्शन होती है। जैसे ए क्रॉस बी को सोल्व करते हैं तो एक थर्ड वेक्टर आता है और वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है, तो इसके साथ में हमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है और इसकी डायरेक्शन हम दिखाएंगे एन कैप से। अब कोई बच्चा पूछेगा कि एन कैप क्या है, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, n cap is the unit vector and normal vector। n cap की डायरेक्शन क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। जैसे आपके पास यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो a के परपेंडिकुलर होगी, b के परपेंडिकुलर होगी और a और b जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। यानी कि एक प्रकार से ये एक नॉर्मल वेक्टर ही बोल सकते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a और b एक्स वाई प्लेन में, a और b एक्स और y प्लेन के अंदर हैं, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम कहेंगे एक्स वाई के परपेंडिकुलर में क्या है, तो आप कहेंगे सर z एक्सिस है। तो इस n कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग द z एक्सिस। एज इट इज अगर हमें x और z प्लेन की बात करें तो आप कहेंगे सर y हो सकता है, प्लस y भी हो सकता है, माइनस y भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। चलिए भाई, अब सबसे पहले डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलेगा, साथ में डायरेक्शन इस वेक्टर से दी जाएगी और ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे a और b के बीच में एंगल थीटा है, तो आप a से b की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता लग गया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल है। लेकिन निकालने के लिए एक सिंपल सा हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यानी कि हम a वेक्टर के ऊपर अपनी ये फिंगर्स को रखेंगे और b वेक्टर की तरफ घूम जाएंगे। जैसे a वेक्टर के ऊपर आप फिंगर्स रख रहे हैं और b की तरफ आप घूम रहे हैं, यानी कि आप एक प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि थंब किस साइड है, थंब तो आउटवर्ड है। तो अगर ये बोर्ड या फिर ए और बी वेक्टर इस बोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं, मींस एक्स वाई प्लेन, देन
द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अलोंग आउटवर्ड मींस अलोंग द जेड एक्सिस। अगर हमारे को कोई ऐसा कोई कहे कि ये वेक्टर सर बी है और ये वेक्टर ए है और आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ये एंगल थीटा है भाई, इस तरीके से आप जाने की कोशिश करते हैं, तब डायरेक्शन क्या हो? सर ये तो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो हम कहेंगे कि भाई बी के ऊपर हम फिंगर्स रख लेंगे, जैसे ए बी से ए की तरफ जाए तो फिर बी ये आउटवर्ड हमारे पास डायरेक्शन है। जैसे इसी के अंदर हम देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल नहीं लेते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं, जैसे हम बी से ए की तरफ जाए, बी से ए की तरफ जाए तो फिर क्या होगा? फिंगर्स तो इसके ऊपर हम रखेंगे और ए की तरफ घूम जाएंगे, तो थंब हमारे पास इनवर्ड है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस हो गया। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती क्या है? ए के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, और जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। और निकालते कैसे हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो आउटवर्ड होगा और क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो इनवर्ड हमारे पास डायरेक्शन है। चलिए डायरेक्शन थोड़ी देर में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब हमारे पास आता है, सभी को पता है कि आई क्या होता है, आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है और के कैप क्या होता है, सभी को पता है। आई कैप क्या था? कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन। एंड k कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द z डायरेक्शन। सबको पता है। हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि i क्रॉस i क्या होता है। जैसे हमने वहां पे i डॉट i किया था, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, अगर ये था, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं, प्रॉपर आपकी वीडियो है, हाँ भाई बिल्कुल प्रॉपर है। I क्रॉस I क्या होता है? क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1 था। इसके अलावा I डॉट J, J डॉट K सब चीजें जीरो थी। एज इट इज हम इसी फॉर्मूले से वो चीज चेक करना चाहते हैं, I क्रॉस I। तो हम कहेंगे भाई I क्रॉस I इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो I का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट वेक्टर। फिर I का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इनटू में I और I, x और x डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 डिग्री मींस sin 0, और sin 0 क्या होगा? 0 होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो I क्रॉस I कितना होगा? 0। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा आपका जिस भी टॉपिक को आप देखेंगे, टॉर्क का टॉपिक देखेंगे, आगे एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक देखेंगे, तो ये कंसेप्ट आपका हर जगह यूज होगा। I क्रॉस I कितना है? 0। एज इट इज अगर मैं J क्रॉस J करूं, J और J के बीच में भी एंगल 0, तो 0, K क्रॉस K भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये कंसेप्ट आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर लें कि I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, और साथ में अगर हम I को J के साथ करें तो क्या होगा? I क्रॉस J क्या निकल के आएगा? तो I का मैग्नीट्यूड 1, J का 1, और x और y डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री और sin 91, तो I क्रॉस J होगा 1। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? आप x y प्लेन के अंदर है तो z डायरेक्शन होगी। तो देखो सबकी जगह 1 तो आएगा, साथ में जो भी वेक्टर निकल के आएगा वो I के परपेंडिकुलर होगा, J के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में ये लाई करती है, x y प्लेन है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा k। एज इट इज अगर आप निकालेंगे J क्रॉस K क्या होता है, तो आप करेंगे I, और नेक्स्ट आप कहेंगे K क्रॉस I क्या होता है, तो हम कहेंगे भी J क्या होता है? J। ये हमारे पास है। तो आप ध्यान रखेंगे I क्रॉस J K, लगातार चलेंगे, I से J की तरफ जा रहे हैं K, फिर J से K की तरफ जा रहे हैं I, फिर K से वापिस I के ऊपर आ रहे हैं तो J आ जाएगा। और इनका अगर जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी कि I क्रॉस J की बजाय हमारे से कोई पूछे कि J क्रॉस I क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस K। J क्रॉस K का K क्रॉस J अगर मैं कर दूं K क्रॉस J, तो क्या होगा? हम कहेंगे माइनस I है। और I क्रॉस K अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो वह मेरे पास आ जाएगा माइनस J। इसका जस्ट अपोजिट आपको करना है। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, I क्रॉस J K
एंड जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे, एंड अगर मैं इसका अपोजिट जाता हूं तो नेगेटिव सिंबल हर वेक्टर के साथ आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंप्लीट टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ में ये चीजें क्लियर होगी। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी निकालें कैसे, ए क्रॉस बी हम निकालें कैसे, मेन मुद्दा ये आता है लास्ट में। तो ए क्रॉस बी हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी दो वेक्टर मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, दो वेक्टर ले लेता हूँ और उन वेक्टर से मैं ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, क्या लिखेंगे भाई, ए वेक्टर को लिख सकते हैं कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सेकंड वेक्टर मेरे पास बी है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। दो वेक्टर हैं और कोई मेरे को बस इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी निकाल के दो। तो ए क्रॉस बी अगर आप निकाल लेंगे तो आप देखिए ए और बी के की मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से, तो 3 टर्म यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल 9 टर्म आनी चाहिए। याद कीजिए वो क्लास आपकी जिसके अंदर हमने ए डॉट बी निकलवाया था, उसमें आपकी 6 टर्म कैंसिल हो गई थी, 3 टर्म केवल बची थी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई डॉट प्रोडक्ट में और ए जेड बी जेड। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 3 टर्म तो जीरो हो जाएंगी, 6 टर्म हमारी बचेंगी और उनको हमें कैलकुलेट करना होता है। लेकिन उसके लिए हमने एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक और उठाते हैं, हम डिटरमिनेंट। क्या उठाते हैं? डिटरमिनेंट से उसको हम सॉल्व करते हैं, इजी होता है। यहाँ देखना, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, आई क्रॉस आई जीरो होगा, बिल्कुल होगा। ax की मल्टीप्लाई by से होगी, ax by, आई क्रॉस j क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो i क्रॉस k j हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये 0 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ टोटल 9 टर्म, जिसमें से 3 कैंसिल आउट होंगी और 6 टर्म हमारी बचेंगी। तो a क्रॉस b को डायरेक्ट सिंपल वे में लिखने का एक तरीका होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, वो हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि आप a क्रॉस b को कैसे लिखेंगे। जैसे a क्रॉस b, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, क्लास के अंदर भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल क्लास ही, लाइव क्लास ही मान लीजिए। हाँ भाई, क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम होते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपको पता होता है ना, रो और कॉलम, कॉलम इस तरीके से होते हैं, रो ऐसे होती है। तो आप 3 वेक्टर आपके पास है i j k, तो फर्स्ट रो के अंदर आप लिख लेंगे i j k, क्या लिखेंगे, i j k। सेकंड रो में आप क्या लिखेंगे, पहला वेक्टर लिखेंगे। जैसे i को छोड़ दो, बताओ कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे ax सर। a का y में कंपोनेंट कितना है, ay सर, az। उसी तरीके से आप b को लिखेंगे तो आप कहेंगे bx सर, by सर, bz। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके 3 रो और 3 कॉलम को हमने एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन हमें फिजिक्स में पहले ही जरूरत है अभी इस चीज की, क्योंकि पूरी 11th कैसे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलिए भाई, आपको करना क्या है, हम सिंपल वे में बता देते हैं करना क्या है, और एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आज की क्लास में बस समझना है ये और एक क्वेश्चन करके देखना है। क्या करना है कि हमें फर्स्ट रो को उठा लेना है। क्या उठा लेना है? फर्स्ट रो को उठा लेना है। ठीक है, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट उठा लेते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे भाई, आई कैप। और फिर फर्स्ट रो को आई कैप मैंने उठाया, फिर थोड़ी देर में मैं जे कैप उठाऊंगा, फिर के कैप। आई कैप क्या है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो आपको क्या कर देना है कि आई कैप जिस रो और कॉलम में है उसको हाइड कर दो, मतलब फर्स्ट रो और कॉलम। क्या बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बचता है। क्या बचता है, ये बचता है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस का सिंबल यूज करेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करना। आई कैप के साथ क्या लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर माइनस, याद रखना भी माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। क्लियर है सबको? ठीक।
फिर ये सेकंड उठाना एलिमेंट, सेकंड के साथ आप माइनस यूज करेंगे। आपका इक्वेशन माइनस क्यों भाई, वो तो डिटरमिनेंट के फॉर्मूले हैं, वो हम डिटरमिनेंट के फॉर्मूले नहीं आपको सिखाएंगे, हम ये बता रहे हैं कि सिंपल वे में हम इसको कैसे करें। आई कैप लिखना है, फिर इसके रो और कॉलम को छिपा देना है, फिर बची हुई चीजों को मल्टीप्लाई करके और इसको इससे माइनस कर देना है। फिर जे कैप आएगा तो जे कैप की जगह में माइनस जे कैप लेना है, माइनस जे कैप लिया मैंने। फिर जे कैप जिस रो और कॉलम में उसको छिपा दो। अब मैं कह रहा हूं ये सेकंड तो कॉलम में है, फर्स्ट रो में, तो बचा क्या मेरे पास 1 2 3 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ axbz और azbx। फिर मेरे पास थर्ड में उठाता हूं के को आपको प्लस लेना है, इस तरीके से इन दोनों के मल्टीप्लाई axby माइनस में bx ay। चलिए भाई आप देख पा रहे हैं कितनी टर्म होगी, दो टर्म तो आई कैप की आई है, दो टर्म जे कैप की आई है, दो टर्म के कैप की, टोटल 6 टर्म है और ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं समझ में नहीं आए तो। आई जे के लिखना है, पहला वेक्टर के ax ay z लिखने हैं, bx by bz लिखने हैं, और फिर पहले रो को उठा लेना है, पहले एलिमेंट को जिस भी रो और कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है उसको छिपा देना है, और बची हुई टर्म की मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई फिर इसका माइनस ऑफ दिस वन लिख देना है। जे कैप को हमेशा माइनस जे कैप लेना है, माइनस जे कैप लेके इन दोनों की मल्टीप्लाई, और फिर के कैप को छिपा देना है जिस रो कॉलम में बचा हमारे पास ये, इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर माइनस ऑफ दिस वन। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकाल सकते हैं। फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है बताइए। आपके पास अगर ए क्रॉस बी निकल गया कभी, ए का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, फिर एंगल अगर कभी पूछे तो सारी चीजें निकल सकती हैं। यानी कि ओवरऑल बात ये है भाई कि ए क्रॉस बी आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्लियर, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं और उसी को जल्दी से हम सोल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके और खुद से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो एक वेक्टर हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, और इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हमारी हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट पे। कल की क्लास में हम 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए भाई हमने ए वेक्टर मान लिया कि ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक सेकंड वेक्टर मैं मान लेता हूं कि 3i 2j प्लस 5k। ये दो वेक्टर हैं, आपको सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर। आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर डिटरमिनेंट होता है, चलो भी डिटरमिनेंट हो गया। फिर आप कहेंगे सर मैं फर्स्ट रो में आई जे के लिख देता हूं, चलो हमने भी लिख दिया, ऐसा ही है, चलिए। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट आपको लिखने हैं ax ay और az। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 4। सेकंड वेक्टर है 3 2 5, 3 2 5 यहाँ लिख सकते हैं। आज ही क्लास चल रही है, पहले से रिकॉर्डेड नहीं है अभी। आज तारीख क्या है आपकी भाई, आपकी 26 मई, आज की डेट में ही क्लास रिकॉर्डेड है, कुछ सबसे पहले से है, ऐसा नहीं है। चलिए क्या करना है भाई, आपको फर्स्ट रो उठा लेनी है, आई कैप लेना है, तो आई कैप हमने ले लिया भाई, लिख लिया। क्या करना है, छिपा देना है, इन दोनों को ऐसे छिपा देना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से आपके 15, फिर माइनस ऑफ 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर जे कैप में लिखेंगे माइनस जे कैप, ऐसे करते जे को छिपा दिया, जे के लिए इसको छिपा दिया, इसको छिपा दिया, बचा क्या 2 3 4 5। तो इन दोनों की क्रॉस वाले की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 लिख देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 से लिख देंगे 12 लिख देंगे, प्लस में के कैप क्या होगा, के कैप होगा आपके पास, इनको छिपा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, आपके पास आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, माइनस प्लस 2 जे कैप,
और -5 होकर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आप देख पा रहे हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आया है, ए क्रॉस बी आपके पास एक वेक्टर आया है और जिसकी डायरेक्शन आई जे के कैपिटल और मैं आपके पास आई है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, ए क्रॉस बी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में एंगल निकालो। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा से स्लो मोड में, ये सब कुछ आपके पास ऑप्शन है, हम इसको कर लेते हैं। अब ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी कितना है 7i2j - 5। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकलता है रूट ऑफ इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। चलिए निकल गया। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए क्या था भाई, थोड़ा सा पीछे आप 2 3 4, ए जो था वो 2 3 4 था, 2i 3j + 4k। हाँ तो ए का मैग्नीट्यूड भी वो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9। बी कितना था भाई 3 2 और 5, 3 2 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 5 का 25। तो ये आ गया sin थीटा। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाना है। बताइए भाई 49 ये आपके पास 74 78 रूट 78, तो ये आ गया रूट 29, ये आ गया, नीचे लिख देते हैं इसके, और रूट 38 ये आ गया और ये आ गया sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sin इनवर्स रूट ऑफ 78 डिवाइड बाय रूट ऑफ 29 एंड रूट ऑफ 30। उम्मीद है हमें ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। कल की क्लास में मिलते हैं फिर से क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर के टॉपिक के साथ। 3-4 दिन क्लास चलेंगी, इसके अंदर हम अपना चैप्टर 3 है उसका कुछ टॉपिक रहता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।